हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। भारत पर मुस्लिम आक्रमण। मध्यकालीन इतिहास यहीं से कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर ये आप पूरी क्लासेस कंप्लीट कर लोगे तो यहाँ पर आपके 4 से 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आते हैं तो आपके पूरे हो जाएंगे। ठीक है, डिटेल से पढ़ना है और नोट्स भी आपको बनाने हैं। चलिए, मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र स्थल है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 632 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 632 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। परंपरा अनुसार दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, आगे देखिए, दो यहाँ पर तर्क हैं, तो आप लोग कौन सा तर्क सही मानते हैं कमेंट्स में जरूर बताना। आगे देखते हैं। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया तथा यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? 712 ईस्वी में हुआ। देखिए, अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया, परंतु वह पराजित हुआ और मारा गया। इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 में सिंधु पर विजय प्राप्त कर ली। उस समय सिंधु पर दाहिर का शासन था। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। आगे देखेंगे। गजनी वंश। कौन सा? गजनी है। गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन था। कौन था? अल्पतगीन था। गजनी वंश का अन्य नाम यामनी वंश था। ठीक है, तो अगर गजनी नहीं दिया है, आपको दे दिया यामिनी। कौन सा? यामिनी वंश दे दिया, तो इसके भी कौन है? अल्पतगीन, इसका ही दूसरा नाम है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, 1998 में महमूद गजनी का शासक बना। सर हेनरी इलियट के अनुसार महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो ये बात आपने कई बार एनसीईआरटी में पढ़ी होगी, लेकिन ये किसने कहा था ये नहीं पता था। ठीक है, तो सर हेनरी इलियट ने, ठीक है, बताया है कि महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। आगे बढ़ेंगे। भीमदेव प्रथम 1022 से 63 ईस्वी के शासनकाल में, ठीक है, महमूद गजनवी ने 1025 से 1026 ईस्वी में, कब? 1025 से 1026 के ईस्वी में, ठीक है, तो सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। ठीक है, तो सोमनाथ के मंदिर को कब लूटा था महमूद गजनवी ने? 1025 से 1026 ईस्वी के बीच में। ठीक है, आगे देखिए। महमूद गजनवी का चंदेल पर प्रथम आक्रमण कब हुआ? 1019 से 20। ठीक है, महमूद गजनवी का चंदेल पर प्रथम आक्रमण 1019 से 20 ईस्वी। उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था। ठीक है, चंदेल वंश का शासक तब कौन था? विद्याधर था। और उसमें का कौन था? भीमदेव। ठीक है, मैंने अभी यहाँ पर पढ़ा था, ये देखिए, भीम प्रथम। ठीक है, भीमदेव प्रथम जो अपने वंश, यहाँ पर देखें, विद्याधर था जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। ये अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। 1999 से 1027 के बीच महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, गजनी भी बोल दे या गजनवी भी बोल दे, ये दोनों ही टकले हैं। ठीक है, मतलब ऐसे ही इनके दोनों नाम गजनी, ये महमूद है। ठीक है, परंतु इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था, बल्कि मात्र लूटपाट करना ही था। आगे बढ़ेंगे। देखिए, बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को यमीन उद दौला तथा आमीन उल मिल्लाह की उपाधि प्रदान की। ठीक है, तो यमीन उद दौला और आमीन उल मिल्लाह
की उपाधि किसको, ये महमूद गजनवी को मिली है। किसने दी है, बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्ला ने। ठीक है, तो महमूद गजनवी शिक्षित एवं सुसभ्य था। वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया। उसका दरबारी इतिहासकार उत्बी था। कौन था, उत्बी। उत्बी किसके दरबार का था, महमूद गजनवी का। ठीक है, उसने किताब उल यामनी अथवा तारीख यामनी नामक ग्रंथ की रचना की। इसके अतिरिक्त उसके दरबार में दर्शन, ज्योतिष, संस्कृति का उच्च कोटि का विद्वान अल-बरूनी, तारीख सुख्तगीन का लेखक, ठीक है, का लेखक बेहाकी जैसे इतिहासकार ने लैन पुल ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दी थी। ठीक है, फारस का कवि उजारी, खुरासानी विद्वान तुशी एवं उनशरी विद्वान असजदी और फारूकी प्रमुख व्यक्ति रहे थे। ठीक है, आगे देखें शाहनामा का लेखक फिरदौसी। शाहनामा का लेखक कौन था, फिरदौसी। यह महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। इसे पूर्व के होमर की उपाधि दी गई थी। पूर्व के होमर की उपाधि किसे मिली थी, शाहनामा का लेखक फिरदौसी को। ठीक है, फरिश्ता या फरिश्ता, ठीक है, 1560 से 1620 ने तारीख फरिश्ता या गुलशन इब्राहिमी नामक किताब लिखी। इसका पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह असरवादी फरिश्ता था। इसकी किताब तारीख फरिश्ता विजयपुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को समर्पित थी। महमूद गजनवी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अल-बरूनी 11वीं सदी में भारत आया था। इसकी पुस्तक थी किताब उल हिंद से तत्कालीन भारत की मुख्यतः सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी ही था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, अल-बरूनी। ठीक है, आगे देखिए उसका जन्म कब हुआ था, 1973 ईस्वी में हुआ था। 1973 ईस्वी में हुआ। वह खीवा प्राचीन खारिज्म का रहने वाला था। अल-बरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, उसके ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों तक भी थी, जैसे कि खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औद्योगिक विज्ञान, गणित, धर्म और धर्मशास्त्र से संबंधित था। ठीक है, उसने संस्कृत का अध्ययन किया और अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया। किसने किया, और अल-बरूनी ने। ठीक है, इसमें जिसमें क्या क्या है देखिए, ब्रह्मगुप्त है, बलभद्र है, 12 मिहिर की रचना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसने जगह जगह भगवद गीता, विष्णु पुराण तथा वायु पुराण को उद्धृत भी किया। अल-बरूनी ने अरबी भाषा में क्या लिखा देखिए, अल-बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक हिंद की रचना की थी। सर्वप्रथम एडवर्ड सचाऊ ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। इसका अनुवाद हिंदी में रजनीकांत शर्मा द्वारा भी किया गया है। ठीक है, तो अंग्रेजी में किसने किया, एडवर्ड साची ने। ठीक है, अरबी भाषा से अंग्रेजी में कर दिया, और फिर जो अरबी भाषा से हिंदी में अनुवाद किया वो है रजनीकांत शर्मा। ठीक है, संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए। महमूद गजनवी द्वारा जारी चांदी के सिक्के दोनों तरफ एक मिनट, दोनों तरफ देखेंगे, दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित थे। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रा लेख अरबी भाषा में था तथा दूसरी तरफ अंकित लेख संस्कृत भाषा में था। मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया था। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान पर हुआ और 1205 ईस्वी तक वह बराबर साम्राज्य विस्तार तथा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। आगे देखेंगे 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूलराज सेकंड या भीमदेव सेकंड ने अपनी योग्य एवं साहसी विधवा व नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गोरी का मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया। यह गोरी की भारत में पहली पराजय थी। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय और गोरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। ठीक है, तो इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजय हुई। 1192 में
के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज तृतीय की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। यह युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण हुआ। ठीक है, आगे देखेंगे 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गहड़वाल राजा जयचंद को पराजित किया। चंदावर वर्तमान उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में यमुना तट पर स्थित है। ठीक है, तो चंदावर, ठीक है, तो इसको फैजाबाद, ठीक है, देखिए चंदावर वर्तमान उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में यमुना तट पर स्थित है। ठीक है, तो आगे देखिए मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। ठीक है, और दूसरी तरफ कलमा अरबी में खुदा हुआ है। गोरी की विजयों के बाद उत्तर भारत में एकता प्रथा स्थापित हो गई। ठीक है, गोरी की विजयों के बाद उत्तर भारत में कौन सी प्रथा, एकता प्रथा स्थापित हो गई। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बस 1192 से 1206 ईस्वी तक उसने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तर भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तर भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार किया। ठीक है, तो तुर्की शक्ति का विस्तार किसने किया, ऐबक ने किया। ठीक है, बिहार और बंगाल की विजय के बारे में गोरी अथवा ऐबक ने सोचा भी नहीं था। ठीक है, इस कार्य को गोरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने किया। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने किया। उसने बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला को तहस नहस कर डाला। उसने 1198 से 1203 में मध्य बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक कौन था, लक्ष्मण सेन था। 1203 में कौन था, लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर पूर्वी बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। इख्तियारुद्दीन ने भी संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न किया। इख्तियारुद्दीन लखनौती को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, लखनौती को। आगे देखिए प्रोफेसर हबीब के अनुसार तुर्कों द्वारा उत्तर पश्चिम की विजय ने क्रमशः शहरी क्रांति और ग्रामीण क्रांति को जन्म दिया। ठीक है, प्रोफेसर हबीब के अनुसार तुर्कों द्वारा उत्तर पश्चिम की विजय ने क्रमशः शहरी क्रांति और ग्रामीण क्रांति को जन्म दिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, प्रश्न कोश पे आ जाएंगे। चलिए प्रश्न पहला देख लेते हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था, तो कब हुआ था, ए ऑप्शन 570 ईस्वी में हुआ था। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का क्या है, पवित्र स्थल है। और इनकी मृत्यु कब हुई, 632 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, मक्का कहाँ पर है, तो मक्का कहाँ पर है, सीरिया में है कि ईरान में है, क्या इराक में है या सऊदी अरब में। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड, आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सऊदी अरब में। ठीक है, कहाँ पर है, सऊदी अरब में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने या अरबों ने। तो हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, अरबों ने किया था। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए ऋग्वेद में उल्लेखित भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा था। ठीक है, परंपरा अनुसार दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम पड़ा। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर, किसने, ईरानियों ने इस देश को, अपने देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया तथा यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। यूनानियों ने क्या कहा, इंडिया कहा। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया, अरबों ने किया। इस प्रकार से ये पूरा। आगे देखते हैं, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था, तो कब हुआ था। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हैं ये सब गलत है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शायद इसकी व्याख्या होगी तो हम लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। देखिए आ गया अच्छे से समझ। देखिए भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम से
पूर्व 711 में ही उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया था, परंतु वह पराजित हो गया था। ठीक है, जैसे अगर पूछ लेते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व पहले कौन आया था, तो उबैदुल्ला आया था। ठीक है, लेकिन वो पराजित हो गया था और मारा गया था। ठीक है, इराक के हाकिम अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। ठीक है, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त कर ली भारी संघर्ष के बाद, तो वहाँ पर किसका राज था, तो दाहिर का राज था। इसको ही हराकर मोहम्मद बिन कासिम ने जीता हुआ है। ठीक है, तो फारसी ग्रंथ आगे देखें, फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी किससे मिलती है, फारसी ग्रंथ चचनामा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय कब हुई, तो कब हुई, 712 ईस्वी में। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 712 ईस्वी में। चलिए, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, तो कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी ये हटाओ, अरब। सी ऑप्शन अरब हो जाएंगे, अरब। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। भारत पर सर्वप्रथम अरब के मुसलमानों का आक्रमण 636 ईस्वी में हुआ था। भारत पर सर्वप्रथम अरब के मुसलमानों का आक्रमण 636 ईस्वी में हुआ था। ये आक्रमण खलीफा उमर के समय बम्बई के निकट थाने पर हुआ था, परंतु ये आक्रमण असफल रहा। भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 में हुआ। ठीक है, तो मैंने इतना सब कुछ बताया था पहले कि आया था एक। ठीक है, लेकिन उसकी सन नहीं बताई थी मैंने। ठीक है, तो सबसे पहले जो आया था वो 636 में। ठीक है, लेकिन उसका क्या हो गया, उसका असफल हो गया। ठीक है, जो सफल कौन सा हुआ आक्रमण, तो इसको ही हम पहला मान लेंगे 712, अगर ये वाला ना पूछा जाए। ठीक है, चलिए, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया खलीफा अल वालिद के शासनकाल में ये आक्रमण हुआ था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया खलीफा अल वालिद के शासनकाल में ये आक्रमण हुआ था। ये भी पॉइंट आप याद रख लेना। और एक दाहिर का मैंने बताया था, वो भी नोट डाउन कर लेना। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक ये, जैसे सिंध का पूछ लिया तो दाहिर, और पूरा शासनकाल पूछा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर खलीफा अल वालिद के शासनकाल में। ठीक है, इसने सिंध 712 तथा मुल्तान में 713 को जीता। ठीक है, तो ऐसे एक्चुअली क्या हुआ, देखिए, सिंध को इसने 712 में, ठीक है, और मुल्तान भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको करके इसमें गया होगा, है ना, तो 713 में। ठीक है, चलिए, मोहम्मद बिन कासिम था कौन था, तो ये एक अरब था। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। मोहम्मद बिन कासिम अरब का निवासी था। वह इराक के शासक अल हलाज का भतीजा और दामाद दोनों था। ठीक है, भतीजा और दामाद दोनों था। जिस समय उसने सिंध पर आक्रमण किया वह शासक दाहिर था। वहाँ शासक कौन सा था, दाहिर, मैंने बता दिया। चचनामा के अनुसार छठवीं और सातवीं राजधानी क्या थी, चचनामा के अनुसार छठवीं और सातवीं राजधानी क्या थी, बी ऑप्शन अरोड़ थी। इसको पूरा पढ़ते हैं। चितनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी अरोड़ थी। ठीक है, 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी, अरोड़ थी। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धाता वह है कि चितनामा सिंध के इतिहास से संबंधित एक पुस्तक है। ठीक है, सिंध से, और इस पुस्तक में चच राजवंश के इतिहास तथा अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन मिलता है। चच राजवंश, ठीक है, अगर ऐसा पूछ लिया चच राजवंश, ठीक है, और हमने तो इतना सा पढ़ा कि जब आए थे अरब और उसने आक्रमण कर दिया, बस हमें इतना पता। तो ये बात हमको झूठी लगेगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। इसको भी आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और ये भी नोट डाउन कर लेना। चलिए, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था, संस्थापक था, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अल्पतगीन। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन था। गजनी वंश का अन्य नाम यामनी वंश था। ठीक है, अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। इस समय उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू शाही राजवंश का राज था, जिसका विस्तार हिंदू कुश पर्वतमाला तक था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए, कथन ए और कारण आर। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। वह भारत में ईसाई मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। जब वो करना चाहता था, सोचिए ये करना चाहता था, मेरे ख्याल से नहीं करना चाहता, यही वाला सही होगा। तो चलो एक बार एक आंसर को ही देख लेते हैं शायद। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए सही है, परंतु आर गलत है, क्योंकि इसका मकसद क्या था, इसको लूटपाट करनी थी और चला जाना था। ठीक है, तो इसी वजह से ये वाला गलत हो गया। एक बार इसकी व्याख्या देख लेते तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, महमूद गजनवी या गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, परंतु इन आक्रमण का उद्देश्य भारत में ईसाई मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था, बल्कि मात्र क्या था, लूटपाट करना था, लूटपाट। ठीक है, कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, तो कौन नहीं था, विद्याधर। ठीक है,
देखिए, महमूद गजनवी का चंदेलों पर आक्रमण 11 से 1920 ईस्वी में हुआ। ठीक है, इस समय चंदेल वंश का शासक कौन था? विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मुस्लिम स्रोतों से पता चलता है कि विद्याधर एवं महमूद के बीच किस नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ, किंतु इसका कोई परिणाम ना निकला। इस युद्ध में विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ कर परिचय देते हुए युद्ध स्तर उपयुक्त न होने पर रात्रि के अंधकार में अपनी सेना को हटा लिया। महमूद गजनवी लौट गया। इस प्रकार विद्याधर अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। मुस्लिम लेखकों ने उसे तत्कालीन भारत का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कहा है। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया? तो कौन सा था? वही होंगे विद्याधर। ठीक है, विद्याधर यहाँ पर हमने आंसर का टेक्निक किया मैंने, ये विद्याधर है। ठीक है, एक बार इस प्रश्न को आप देख लीजिए, वही क्वेश्चन है जो ऊपर देखा था। ठीक है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? दरबारी इतिहासकार पूछा है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उत्तवी था। अब यहाँ पर आप जैसे मैंने आपको ये उत्तर नहीं दिखाया होता तो आप कन्फ्यूज होते कि नहीं होते? असल निजामी, उत्तवी या फिरदौसी या चंद्रवरदाई, सबके नाम आपको जाने पहचाने लग रहे हैं। ठीक है, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो इस वजह से आप जो चीज़ें मैंने बताई इसको आप नोट डाउन करते चलें। ठीक है, उत्तवी राइट हो जाएगा। चलिए, महमूद गजनवी शिक्षित एवं सुसभ्य था। वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया। उसका दरबारी इतिहासकार उत्तवी था। उसने किताब उल यामनी अथवा तारीख यामनी नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, उत्तवी था। ठीक है, तो इसकी जो रचनाएं थी वो किताब उल यामनी और तारीख यामनी नामक ग्रंथ थे ये सब। ठीक है, आगे शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित है? तो किसके दरबार से संबंधित है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर स्टार लगा है फ्रेंड्स। ठीक है, दिया गया प्रश्न त्रुटिपूर्ण है तो इधर हम देख लेंगे। देखिए, शाहनामा का लेखक फरिश्ता ना होकर फिरदौसी है। ठीक है, शाहनामा का लेखक कौन है? फिरदौसी। ठीक है, क्योंकि अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आप सोच रहे हैं इनका नाम भी सेम, इनका नाम भी सेम है, आपको कैसे याद रखना है? देखिए, जैसे कि शाहनामा का लेखक पूछ लिया। ठीक है, तो आपको गलती नहीं करनी। तो शाहनामा, तो आप शाह से इधर वाला करना है। इसमें शाह एकदम, ये भी शाह, इसमें शाह, सिटी वाला शाह वाला बिल्कुल गलत माना जाएगा। ठीक है, आप सड़क का शाह, अब सिटी शाह बहुत हो गए, आप सड़क का वाला शाह ले लेंगे ना। तो शाहनामा फिरदौसी। ठीक है, शाहनामा किसका है? फिरदौसी का। और यह महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। इसे पूर्व के होमर की उपाधि दी गई थी। इस प्रकार इसका संभावित उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। पर बी ऑप्शन में दोहरी है तो आप बस नोट डाउन कर लेना। एक बार इसको और पढ़ लेते हैं। तारीख फरिश्ता या गुलशन ए इब्राहिम नामक किताब लिखी, किसने लिखी थी? इस प्रकार इसका ये हो जाएगा। जबकि फरिश्ता की अब बात आती है तो फरिश्ता ने तारीख फरिश्ता। ठीक है, तो इससे आप रिलेट कर लोगे, ये बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, या गुलशन ए इब्राहिम नामक किताब लिखी, गुलशन ए इब्राहिम। ठीक है, तो ये वाली है इसकी फरिश्ता की। ठीक है, इसमें गुलशन हो गई, इस वजह से इसकी फरिश्ता की होगी। इस प्रकार से आप याद कर लेना, गुलशन ए इब्राहिम फरिश्ता ने। ठीक है, इसका पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह अस्त्राबादी फरिश्ता था। ठीक है, अस्त्राबादी फरिश्ता। यह कुछ समय तक अहमदनगर के शासक मुर्तजा निजाम शासक के दरबार में रहा था। बाद में बीजापुर चला गया। इसकी पुस्तक तारीख फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को समर्पित है। जो फरिश्ता ने जो पुस्तक लिखी थी वो किसके ऊपर लिखी थी? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को। ठीक है, शाहनामा का लेखक कौन है? फिरदौसी। शाहनामा शाह। ठीक है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन, तो ये हैं अल-बरूनी। ठीक है, अल-बरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। उसका जन्म 1973 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ? 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में हुआ था किसका? अल-बरूनी का जन्म। ठीक है, वह खीवा प्राचीन खारजिन का रहने वाला था। वह मोहम्मद गजनवी के साथ 11वीं शताब्दी में भारत आया था। अल-बरूनी मात्र इतिहासकारी नहीं था, उसके ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों में थी, जैसे कि मैंने सब कुछ बता दिया यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? अल-बरूनी। तो जो महमूद गजनी था उसके साथ प्रसिद्ध इतिहासकार कौन आया? तो अल-बरूनी आया। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी। अल-बरूनी भारत में आया था तो ये कब आया था? 11वीं शताब्दी में। 11वीं शताब्दी में। ठीक है, 11वीं शताब्दी में आया था। 11वीं शताब्दी में आया था अल-बरूनी। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम था तो कौन था? बी ऑप्शन अल-बरूनी। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन अल-बरूनी के संबंध में सही नहीं है? ऐसे क्वेश्चन सही बनते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको पूरा पढ़ते हैं और आप सोचिए।
एक बार हम इस प्रश्न का देखते हैं। देखिए, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। तो सही नहीं है। तो आपको यहाँ पर कौन सा सही लग रहा है? मुझे लगता है ये वाला होगा। चलिए देख लेते एक बार। गलत। आपका आंसर सही हो जाएगा ए ऑप्शन। वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। ये वाली बात बिल्कुल गलत है, ठीक है, सही नहीं है। बाकी जो आपके ये 3 हैं, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, ये बात बिल्कुल सही है। वह संस्कृत का विद्वान था, ये भी ठीक है। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, ये भी ठीक है। ठीक है, ये तीनों बात आपकी ठीक है। बाकी अलबरूनी एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। ठीक है, तो ये जो तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लेना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवा दिया? ठीक है, उसने खराब किया, और जिसने सही किया वो थे भीमदेव। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया उसने? 1025 से 1026 के आसपास किया था उसने। ठीक है, के समय का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम था। ठीक है, तो ये कब तक चले थे? 1022 से 63 ईस्वी तक चले थे। ठीक है, तो इनके ही शासनकाल में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। ठीक है, महमूद मंदिर से अतुल संपत्ति लूटकर वापस लौट गया। महमूद के जाने के बाद भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का फिर से पुनर्निर्माण कराया। आगे देखिए, और बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ध्यान से देखिए। हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों से कौन से सही हैं? तो कौन से सही है? देखिए, पहला पॉइंट कह रहा है सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। अलबरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एस राधाकृष्ण द्वारा की गई थी। तो इनमें से आपका आंसर सही कौन सा होगा? ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है IAS प्री में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। केवल 1 और 2। देखिए, सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिर में से एक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अलबरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये तीसरी बात है, ये वाली बात गलत है। ठीक है, चलिए एक बार इसका पूरा डिटेल से पढ़ लेते हैं। अगर कोई भी सोमनाथ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो आप अगर इसको ध्यान से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए, सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में अरब सागर के तट पर स्थित है। सोमनाथ जो मंदिर है वो गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, अरब सागर के तट पर अवस्थित है। श्री सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का उल्लेख अलबरूनी द्वारा अपने यात्रा वृतांत में किया गया। कहाँ पर किया? यात्रा वृतांत में किया गया। ठीक है, धातव्य है कि 11 मई 1991 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है, तो 11 मई 1991 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मौजूदा मंदिर में प्रांगण प्राण प्रतिष्ठा की थी। ठीक है, तो किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ठीक है, उल्लेखनीय है कि महमूद गजनवी ने 1025 से 26 में सोमनाथ पर आक्रमण किया, और फिर से पुनर्निर्माण किसने किया? अच्छे से फिर से करवा दिया, भीमदेव ने। ठीक है, भीमदेव ही तब इसके वहाँ के शासक रहे थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो वही मोहम्मद गजनवी टकले ने। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए, संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए थे। महमूद गजनवी द्वारा जारी चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ 2 अलग-अलग भाषाओं में मुद्रा अंकित थे। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रा लेख अरबी भाषा में तथा दूसरी तरफ अंकित लेख संस्कृत भाषा में था। ठीक है, एक तरफ लक्ष्मी भी बनी थी, कुछ मैंने अभी बताया था, तो वो आप याद करके जरूर कमेंट्स में करना। ठीक है, लिखना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के शासक 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता। तो किसने जीता? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने। एक बार इसको फिर से देखते हैं। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता? जलाउद्दीन मंगरवर्णी, गजनी का महमूद, ये सब। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने। इनका पूरा पढ़ना पड़ेगा। देखिए, मध्य एशिया के शासक शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने 1192 में उत्तर भारत को जीता। 1192 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान पर हुआ था। 1205 ईस्वी तक वह साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। उसने 1175 से 76 में मुल्तान और उच्च पर आक्रमण किया। उच्च तो सुना नहीं, कच्छ तो सुना है, अब पता नहीं। चलिए आगे देखते हैं। 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। ठीक है, और 1191 में पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन की प्रथम लड़ाई लड़ी। तो ये शहाबुद्दीन, हमने पहले मतलब NCERT में ज़्यादातर मोहम्मद गोरी लिखा होता है, ये नाम पीछे आगे नहीं लगा होता है। तो अब आपको पता चलेगा होगा वही मोहम्मद गोरी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
1191 में पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन की प्रथम लड़ाई लड़ी। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजय हुई, तथापि तराइन के युद्ध 1192 में पृथ्वीराज की हार हुई। उसके साथ केंद्रीय मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हुई, जो बाद में एक तक कायम रही। ठीक है, तो 1191 में तो पृथ्वीराज चौहान जीत गया, लेकिन 1192 में इसका नंबर आ गया, किसका नंबर आ गया? मोहम्मद गोरी का। इस प्रकार से मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? भीमदेव सेकंड ने। भीमदेव सेकंड ने। इसको एक बार पढ़ते हैं। 1178 में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था, किंतु मूलराज ठीक है, मूलराज सेकंड या भीमदेव सेकंड, तो जो मूलराज हैं इनका नाम ही भीमदेव है। ठीक है, भीमदेव सेकंड नायका देवी के नेतृत्व में अबू पर्वत के निकट गोरी का मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया। यह गोरी की भारत में पहली पराजय थी। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? सी ऑप्शन, चंदावर का युद्ध। ठीक है, 1194 में चंदावर फैजाबाद में। ठीक है, तो 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गहड़वाल राजा जयचंद को पराजित किया। ठीक है, कन्नौज के गहड़वाल राजा जयचंद को पराजित किया। चंदावर वर्तमान उत्तर प्रदेश, फैजाबाद जिले, यमुना तट पर स्थित है। मैंने अभी बता दिया। ठीक है, आगे देखिए, कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? जयचंद, ये मैंने बता दिया। आगे देखिए, 1194 के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? जयचंद को। ठीक है, तो ये चंदावर बारे हम बता रहे, तो ये कब हुआ था? 1194 में। अब जैसे कि मैंने अभी इसका विकल्प नहीं दिखाया है, तो इसका बेई होगा। देखो मैंने बताया था, तो वो जयचंद होंगे। ठीक है, चलिए, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तो कौन सा? तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, तो तराइन का क्वेश्चन पूछ लिया, ये सब लगा दिए लाइन से। ठीक है, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, तो इस वजह से आपको पहले देखना होगा, समझना होगा, फिर इसको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, जैसे कि मैंने पढ़ाया, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तो आप इसको लिख लो, इसको आप लिख लो, और इसका आंसर है उसको भी लिख लो, तराइन का द्वितीय युद्ध में। इस प्रकार से 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। गोरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमानों की जीत हुई। यह युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। इस प्रकार से चलिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नामों को कालक्रम में व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन करना पड़ेगा। पहला है चंगेज खान, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, तैमूर। तो अब यहाँ पर आप मैच करें, तो देखिए, अब आप सोचिए सबसे पहले कौन आया था? तो सबसे पहले तो महमूद गजनवी। ठीक है, तो 2 नंबर का आपको सबसे पहले बी में दिख रहा है, तो बी वाला ऑप्शन आ जाएगा। मतलब कहने का इस क्वेश्चन का अर्थ क्या है कि जो है ये सब नेम, ये सबसे पहले भारत में कौन से आए थे? तो सबसे पहले हमने अभी पढ़ा था महमूद गजनवी आया। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पर मोहम्मद गोरी आया, उसके बाद फिर चंगेज खां आया होगा, और लास्ट में कौन आया? तैमूर आया। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझना होगा, दिमाग लगाना पड़ेगा क्वेश्चन। और ये पूछा गया UPPCS SPL मेंस 2008 में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1999 से 1027 के बीच मोहम्मद गजनवी के भारत पर 17 बार आक्रमण हुए। ठीक है, 1999 से 1027। ठीक है, और 25-26 में बात कर दिया था, कहाँ पर? सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण इसने। ठीक है, आगे देखिए, शहाबुद्दीन गोरी, ये बात पूरी होगी इसकी। आगे देखिए, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 में हुआ और 1205 ईस्वी तक बराबर साम्राज्य विस्तार तथा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। चंगेज खां के आक्रमण का भय तब उत्पन्न हुआ जब 1221 में खालिद शाह का पुत्र उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मंगवरनी सिंधु नदी के तट तक आया। सुल्तान नसीरुद्दीन के शासनकाल में मध्य एशिया के मंगोल सेनानायक, अब ये लास्ट में एक और ऑप्शन था, ये वाला यहाँ से देखेंगे। सुल्तान नासिरुद्दीन के शासन काल में मध्य एशिया के मंगोल सेनानायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए, किस मुगल शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गोरी, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी और दूसरी तरफ कलमा अरबी में खुदा हुआ। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया? तो भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मोहम्मद गोरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में इक्ता बोलेंगे। ठीक है, प्रथा स्थापित हो गई।
स्थापित हो गई। उसके बाद 1192 से 1206 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तर भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला। भारत में महमद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अख्तर प्रदान किया।